तो नमस्कार दोस्तों। 1999 वॉर की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। एक समय के लिए हम कह सकते हैं कि जब से दोनों के बीच पार्टीशन हुआ। अगर हम चीज़ों को यहीं से समझते हुए जाएं तो आपका कश्मीर वैली पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला मिलिट्री एक्सचेंज 1948 में सीज फायर लाइन के नाम पर स्टेबलाइज्ड होता है और दोनों कंट्रीज के बीच इसे इंटरनेशनल बाउंड्री माना जाने लगा। अगर सीज फायर को समझें तो वॉर का यह एक टेम्पररी ठहराव है। सीधी बात, सीज फायर का इमीडिएट टारगेट वायलेंस को रोकना है। सीज फायर का टारगेट शॉर्ट टर्म से लिमिटेड नीड्स को पूरा करना हो सकता है या किसी डिस्प्यूट को पीसफुली हल करने के लिए एडवांस प्रयास करना है। जैसे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 24 दिसंबर 1914 को वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में क्रिसमस के रूप में एक इनफॉर्मल सीज फायर होता है। और ऐसा ही कुछ 1949 के कराची एग्रीमेंट पर इंडिया पाकिस्तान के सैन्य प्रतिनिधियों द्वारा साइन किए गए और जिसमें यूनाइटेड नेशंस कमीशन दोनों देशों की निगरानी करता है। और इसी 1948-49 के सीज फायर व और भी चीज़ों के साथ साल 1972 में एक और एग्रीमेंट पर साइन किए जाते हैं जिसे हम शिमला एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। साल 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर के बाद साइन किए जाते हैं जिसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल होते हैं। अब ये एग्रीमेंट आपका भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी की लीडरशिप में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। और उस समय ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम अभी के समय में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसे पाकिस्तान के रूल से मुक्ति मिली थी। अब इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान भारत को अश्योरेंस देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित जितने भी डिस्प्यूट हैं उनका समाधान आपसी बातचीत से ही किया जाएगा और इन चीज़ों को इंटरनेशनल मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस अश्योरेंस का पाकिस्तान सैकड़ों बार उल्लंघन करता नजर आया है और कश्मीर विवाद को कई बार इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एग्रीमेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ कि 17 दिसंबर 1971 पाकिस्तान मिलिट्री के सरेंडर के बाद दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थिति में थी उस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाएगा और कोई भी फेवर अपनी ओर से इस लाइन को नहीं बदलेगा और ना ही वियोलेशन करेगा। लेकिन आप जानते तो हैं, फिर 1999 में पाकिस्तान फोर्स विलबुल ट्रेस पास करती है जहां से कारगिल वॉर शुरू होती है। अब लेकिन एक बात यहाँ की, इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान कहता है कि सबसे पहला उल्लंघन भारत द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे से किया गया। अब सियाचिन ग्लेशियर आपका टेक्टिकल रूप से भारत और पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, जो समुद्र तल से 5,753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब पाकिस्तान यहाँ कहता है कि जिस ग्लेशियर में पाकिस्तानी सेना हुआ करती थी वहाँ भारतीय आर्मी ने 1984 में कब्जा कर लिया और जिस समय पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक का शासन था। अगर एक बार के लिए हम जो पाकिस्तान कहता है कि सियाचिन पर कब्जा उसको साइड रखें, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1972 का एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उसमें क्या कहा गया था कि यही ना कि कोई भी चीज़ आपसी बातचीत से हल करी जाएगी। लेकिन फिर भी 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित वर्ल्ड के सबसे ऊंचे बैटल वॉर सियाचिन ग्लेशियर पर मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 7 साल बाद एक और बातचीत होती है और इस कॉन्वर्जेशन में इंडियन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अजय विक्रम सिंह और पाकिस्तानी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हामिद नवाज खान बातचीत करते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या होता है, 1989 की यह कॉन्वर्जेशन भी विफल रहती है। कहीं ना कहीं यही तो कारण थे 1999 की वॉर के, जहाँ से पाकिस्तान को लगने लगा कि हमको दबाया जा रहा है।
और फिर दूसरी ओर पाकिस्तान कहता है कि पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर उसका कब्जा है और वह उसे अपना हिस्सा बताता है, और जिस कारण उसे अपनी सेना को इस एरिया में एक्चुअल पोजीशन रिकॉर्ड पर लाने में दिक्कत हो रही है। और फिर इन चीज़ों के होने के बाद साल 1990 का समय आता है, जिसमें आपका कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के कारण तनाव और संघर्ष बढ़ जाता है। अब ये जो कश्मीर की गतिविधियां हैं, इसमें कश्मीर के कुछ विद्रोही समूह फुल फ्रीडम का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य इस एरिया का पाकिस्तान में विलय चाहते हैं। अब यहाँ जो एक्सट्रीमिज्म है, इसकी जड़ें लोकल ऑटोनॉमी के विवाद से जुड़ी हैं। अब लेकिन एक बात कि साल 1970 के डिकेड तक तो कश्मीर में डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट सीमित था, लेकिन साल 1928 तक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए गए लोकतांत्रिक सुधारों को उलट दिया गया। फिर जुलाई 1928 में भारत सरकार पर प्रदर्शनों, हमलों और सीरीज ऑफ अटैक्स ने प्रभावी रूप से जम्मू और कश्मीर में विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया, जो 1990 के डिकेड के दौरान इंडिया में सबसे गंभीर सुरक्षा मुद्दों में बदल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2015 में पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार करा कि 1990 के डिकेड में पाकिस्तानी स्टेट ने कश्मीर में विद्रोही समूहों का समर्थन और प्रशिक्षण किया, और कहीं ना कहीं 1980 के डिकेड से ही और सोवियत अफगान वॉर के अंत के बाद ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जिहादी थे, वो एलओसी के पार पाकिस्तानी कंट्रोल्ड एरिया के माध्यम से भारतीय एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर वैली में प्रवेश करना शुरू करते हैं। और फिर जैसा हमने कहा कि 1990 के दशक तक कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियां चल रही थी, जो एक गंभीर सुरक्षा का मुद्दा बन गया। और फिर इसी के साथ कुछ सालों बाद 1998 में दोनों देशों द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट का संचालन किया जाता है, जिससे दोनों देशों में एक बेलिग्रिएंट एटमॉस्फेयर बन गया। अब 11 मई 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर दुनिया को चौंका दिया। अचानक किए इन न्यूक्लियर टेस्टों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिसके बाद पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक न्यूक्लियर कंट्री घोषित कर दिया, तथा इसके साथ ही इंडिया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बन जाता है। अब आपका यहाँ भारत में न्यूक्लियर टेस्ट होता है, जिसमें सफलता मिलती है, तो पाकिस्तान कहता है हम पीछे क्यों। तो 11 मई के भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 17वें दिन यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है, क्योंकि अब भारत की बराबरी पाकिस्तान के लिए एक एक्सिस्टेंशियल नेसेसिटी बन गई थी। और 1974 के भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पाकिस्तान परमाणु क्षमता हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। फिर 28 मई 1998 में बलूचिस्तान प्रोविनेंस के चगाई डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान 6 न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जो 30 मई तक चलता है। अब यहाँ टेस्ट तो सफल रहते हैं, लेकिन इस टेस्ट को कई आलोचना का सामना करना पड़ता है। जैसे चगाई डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास का इलाका गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहता है, और एरिया में न्यूक्लियर रेडिएशन के प्रभाव के कारण कैंसर जैसी अन्य बीमारियां होती हैं। और अगर इन्हीं 1998 के न्यूक्लियर टेस्टों की होड़ से आगे चलें, तो फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किए गए। इस लाहौर डिक्लेरेशन के कई मोटिव थे, जैसे दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित हो, और वहाँ रहने वाले लोगों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पर्टी हो। और डिक्लेरेशन के मुताबिक दोनों देश तैयार हो जाते हैं कि लास्टिंग पीस और कॉर्डियल रिलेशंस की ग्रोथ दोनों ही देशों के लोगों के हित में सहायक होगी। और एक पॉइंट ये भी कि दोनों देशों की परमाणु शक्ति संपन्न होने की वजह से यह दोनों की जिम्मेदारी है कि वे आपसी संघर्ष से बचने की कोशिश करें, और जम्मू कश्मीर इश्यू समेत सभी मुद्दों को हल करने के अपने प्रयासों में तेजी लाएंगे, और एक दूसरे के आंतरिक मैटर्स में इंटरफेरेंस और मोलेस्टेशन करने से बचेंगे। लेकिन इन चीज़ों के अलावा यहाँ उल्टा ही होता है। मई 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में इंट्रूजन के बाद कारगिल वॉर शुरू होती है,
जिससे संबंध पूरी तरह बदल जाते हैं, जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद लाहौर संधि ठप हो जाती है और दोनों देशों के बीच में कोई चर्चा ही नहीं होती। तो मेन 1999 कारगिल वॉर की यही चीज़ें रही जिससे वॉर होती हैं। लेकिन 1999 वॉर का एक और फैक्टर माना जाता है जो पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री और जुडिशरी के साथ महीनों के कंट्रोवर्शियल संबंधों के बाद पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स द्वारा सैन्य तख्तापलट किया जाता है, जिसने नवाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंक दिया और जॉइंट चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को प्रेसिडेंट बना दिया गया। और इन्हीं को कारगिल घुसपैठ के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है।